आज के नए वीडियो में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि पोटेंशियल क्या है, ठीक है, क्यों होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या मतलब है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है ना। तो पहले हम लोग पोटेंशियल को समझते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए कि एक स्पेस है, अभी स्पेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो स्पेस की कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्पेस में एक चार्ज आ गया, ठीक है, मान लीजिए +Q चार्ज आ गया, ठीक है, तो स्पेस की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर सपोज़ इस स्पेस में एक मास आ गया, सपोज़ एक मास m आ गया, तो इस स्पेस की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एक मैग्नेट आ गया, ठीक है, मान लीजिए एक नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट आ गया, तो स्पेस की एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखिए, अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन एक चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो अपने आप इसके तरफ नहीं आएगा। यू हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए मुझे एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इसको पास में लाना है, तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके ऑपोजिट में आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू अप्लाई फोर्स अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है, उसमें एनर्जी आता है, ठीक है। तो अभी इस टेस्ट चार्ज में एनर्जी आएगा क्योंकि आप कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट वर्क कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर एक मास है तो एक दूसरे मास को वो क्या करेगा, उसका नेचर क्या है कि वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई एक दूसरा मास है, मान लो ये एक टेस्ट मास है, ठीक है, तो इसका फोर्स किस तरफ लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो आपको अपना फोर्स किधर लगाना है, उसके ऑपोजिट में। तो हमको ऑपोजिट में फोर्स लगाना है, कंजर्वेटिव फोर्स ये है, उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाना है, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, ठीक है, उसमें एनर्जी स्टोर होना चालू हो जाएगा, स्टोर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल, मान लीजिए एक टेस्ट मैग्नेट ले आते हो, वो भी नॉर्थ पोल, तो अभी जो फोर्स लग रहा है ये कैसा लग रहा है, ठीक है, ये है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, रिपेल कर रहा है, लाइक पोल्स रिपेल। तो अगर आप कोई फोर्स इसके ऑपोजिट लगाते हो तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल ये हुआ कि वेन एवर वी डू सम वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, सम एनर्जी इज गेट स्टोर्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। whenever we do some work against any conservative force, ठीक है, some energy is stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या है, तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर किस टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है नेचर में, ठीक है। यहाँ पर किस टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, और ये भी अट्रैक्टिव
या रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया एक कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल वर्ड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। तो जब भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट कोई काम करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में या चार्ज में या फिर मास में या फिर मैग्नेट में एक तरीके का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चलिए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q1। ठीक है, ये अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये रेस्ट पे है और आपको जिस चार्ज को पास लाना है वो है Q2। ठीक है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो राइट साइड लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है, ठीक है, ये इसको रिपेल करना चाहता है। ठीक है, रिपेल कर रहा है। तो अगर आप इस कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट वर्क करोगे तो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हमें यही पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो सपोज ये चार्ज पास में तो नहीं था, ये बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, कहीं था। तो आपने उसको कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट फोर्स लगाया, वर्क डन किया। ठीक है, और उसको आपने x डिस्टेंस तक ले आए। ठीक है, तो इसको करने में कुछ वर्क करना पड़ा आपको। ठीक है, इसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये जो वर्क डन आपने किया है उसको इन्फिनिटी से पास लाने तक जो वर्क डन किया है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move a charge, यहां पर वो चार्ज क्या है, Q2 है। ठीक है, from infinity to a point near to another charge Q1। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट नियर टू अनदर चार्ज Q1। ठीक है, तो इसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों पोटेंशियल, क्योंकि आपने उसको कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट फोर्स लगाया। ठीक है, और उसमें एक पोटेंशियल स्टोर हो गया, क्योंकि ठीक है आपने कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट कुछ वर्क किया। इसी वर्क को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि Q2 चार्ज को लाने के लिए, ठीक है, W जूल का वर्क करना पड़ा। तो यही जो है, इसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस के साथ, ये पोजीशन के साथ कैसे रिलेट करेगा वो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म है। ठीक है, ये तो अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। ठीक है, इसमें एक और टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क है कि Q2 चार्ज को लाने के लिए, इन्फिनिटी से पास तक लाने के लिए, Q2 चार्ज को लाने के लिए आपने W जूल ऑफ वर्क किया। तो एक यूनिट चार्ज को अगर लाना होगा तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q2। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से नियर टू अनदर चार्ज लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, इसी बात को अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अमाउंट ऑफ
वर्क टू बी डन, ठीक है, टू मूव ए यूनिट चार्ज। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर द एनदर चार्ज। अभी भी आपका एनदर चार्ज क्या है, Q1 ही है, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पूरे चार्ज को, ठीक है, पूरे चार्ज को मतलब Q2 को इन्फिनिटी से पास तक लाने का जो वर्क डन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि पूरे चार्ज को नहीं, सिर्फ एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन, ये तो डेफिनेशन हो गया, इसका एक्सप्रेशन हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिफरेंस क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही चार्ज है आपका Q2, ठीक है। अब आपने उसको इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाया, लेकिन पॉइंट ए जो है वो आपके रेस्ट चार्ज, ठीक है, ये जो रेस्ट चार्ज है उससे थोड़ा दूर है, ठीक है, सपोज ये RA, ठीक है। अब उसी चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से थोड़ा और पास लेके आना चाहोगे, ठीक है, यहाँ जो पोजीशन B है वो थोड़ा और पास में है, ठीक है, इसका पोजीशन थोड़ा और पास में है, ठीक है। तो आप खुद ही बताइए आपको कहाँ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप उसको क्लोज लाओगे। इन्फिनिटी से अगर आप B तक लाओगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय अस टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B is greater than work done by us to bring our charge from infinity to point A, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर B पे लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा पास में है, ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स जितना ज़्यादा पास लेते जाओगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए आपको कम वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। इसी वर्क डन के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम लोग जनरली V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्या था, W था, वर्क डन, तो ये क्या हो गया, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बोलना है तो उसके लिए अलग से एक V बोलना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, V, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव it from infinity तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में अगर बोलें तो VP इज ग्रेटर देन VA, ठीक है। इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ
amount of work done to move a unit charge from वन पॉइंट, यहाँ पर वन पॉइंट ए है, ठीक है, टू अनदर पॉइंट बी है, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखिए ये पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अभी ये तो फ्री स्पेस है, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब ये सर्किट में आप देखते हो, किसी कंडक्टर में जब आप देखते हो तो उसको आप, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वी बोल देते हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हो, बिटवीन टू पॉइंट्स बोल देते हो। अभी ये फ्री स्पेस है, ठीक है। तो फिर से देखो कि इसको इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, ठीक है, लेकिन उसको इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने के लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा पास में है। तो इनके वर्क डन करने में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये आपने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ठीक है, कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड कैसे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे डिराइव होगा, ठीक है। तो सिचुएशन वही है, ठीक है, हमारा यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ठीक है, Q2 हमारा चार्ज है जिसको हमको इन्फिनिटी से, ठीक है, पॉइंट बी तक लाना है, ठीक है, पॉइंट बी तक लाना है जिसका डिस्टेंस है r, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है r, मतलब इन्फिनिटी से r तक आपको लेके आना है। तो इसमें आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन्फिनिटी से सम पॉइंट नियर टू अनदर चार्ज लाने में जो एनर्जी, जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये जो फोर्स है, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब हुआ कि अगर हम इसको ज़्यादा पास लाएंगे, ठीक है, मतलब सॉरी, इसको अगर हम ज़्यादा पास लाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है या आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको पास लाने के लिए, वो एक बराबर नहीं है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो इसलिए वर्क डन भी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि कूलम्स लॉ यही बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर जैसे जैसे कम होता जाएगा, आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बढ़ने की वजह से, ठीक है, आप जो फोर्स लगा रहे हो आपको भी अपना फोर्स बढ़ाते रहना पड़ेगा, मतलब जितना पास इसको लाओगे आपको भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वेरिएबल फोर्स होने की वजह से हमको वेरिएबल वर्क डन मिलेगा, और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम लोग एक स्मॉल डिस्टेंस का पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसको स्मॉल डिस्टेंस में, ठीक है, कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ इंटीग्रेशन होने वाला है। इंटीग्रेशन हम लोग तभी करते हैं फिजिक्स में जब कोई चीज़ वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, देयरफॉर जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, इसलिए हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन पहले कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। अगर सपोज मैं इसको
एक स्मॉल डिस्टेंस, ये dx, ठीक है, मैंने इसको बस थोड़ा सा पास लाया है, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, f डॉट dx, ठीक है। अब ये उसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो cos थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, f dx cos थीटा, ये आप लोगों ने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो थीटा है ये क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है, राइट साइड, और डिस्प्लेस आप कर रहे हो लेफ्ट साइड में, तो इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 180 डिग्री जब पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स। तो माइनस आने का रीजन यहाँ पर, ठीक है, उनका डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये कितना है, ये है Q1, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, Q1 बाई Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी क्योंकि x डिस्टेंस पे है, ठीक है, इतना है आपका फोर्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल वर्क डन है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ के लिए करोगे, हम हमेशा इंटीग्रेट इन्फिनिटी से r के लिए करेंगे। इन्फिनिटी में ये वर्क डन 0 था और r में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या है, कब है, ठीक है, तो वर्क डन का सबसे लोएस्ट वैल्यू है इन्फिनिटी पे और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जब आप उसको r तक ले आते हो। तो इसलिए जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वर्क डन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इन्फिनिटी से r के लिए करेंगे, ठीक है। यहीं से हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। क्यों लोअर लिमिट में मैंने इन्फिनिटी रखा है, क्योंकि वर्क डन वहां पर क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू को पुट कर देते हैं अपन, यहाँ पर माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये जो पूरा टर्म है, इसको फिलहाल के लिए मैं इसको एक कांस्टेंट ले लेता हूँ k, ठीक है। तो अब ये दिखने में कैसा हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको k ले लिया है कांस्टेंट, ठीक है, लास्ट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी टू r, तो ये कितना हो जाएगा k -1, ठीक है, 1/x r इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी हो जाएगा। 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा वैल्यू, ठीक है, विच इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, k/r। तो ये जो k है इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई r, ये जो एक्सप्रेशन आया ये किसका आया, ये वर्क डन का आया, ठीक है, वर्क डन का आया, ठीक है। कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, क्लोज टू द इनिशियल चार्ज, उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग नेट वर्ड्स में क्या सीखे कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। तो अभी अभी आपने डिराइव किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, W इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन फिर से याद करिए कि Q2 चार्ज को पास लाने के लिए अगर W जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है तो एक यूनिट चार्ज को पास लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, W/Q2,
यही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इससे कितना ही फर्क है कि यूनिट चार्ज के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा और एक यूनिट चार्ज को पास लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो W की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -Q1Q2/4πε0 R इंटू Q2, तो Q2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है -Q1/4πε0 R। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर एक और टर्म हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या होता था कि हम पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसको इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये लिखेंगे आर ए। ठीक है, फिर इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज बोल रहे हैं ना, इतना। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वी बी माइनस वी ए, तो -Q1/4πε0 आर बी माइनस ऑफ -Q1/4πε0 आर ए। ठीक है, तो अब इनको माइनस कर दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो Q1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा -1/RB और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/RA। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो तीनों टर्म आपके सामने है विद एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपने पहले इसका कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, फिर उसका एक्सप्रेशन देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये विद आर कैसे वेरी करता है। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, तो वो ग्राफ को अपन, ठीक है, अभी आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। ठीक है, दोनों का ग्राफ एक साथ है, तो यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी अभी आपने एक्सप्रेशन में देखा कि जो आपका पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और पहले के टॉपिक्स में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग इससे क्या समझें, इस ग्राफ को देख के हम लोग क्या समझें। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये दोनों ग्राफ, ठीक है, ये पहला वाला ग्राफ ई का है, दूसरा वाला ग्राफ वी का है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट कौन सा है और उसका मतलब क्या है कि देखिए, जब r इक्वल टू 1 होगा, चाहे 1 मीटर हो चाहे 1 सेंटीमीटर हो, 1 जब भी होगा, ठीक है, तब दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे r1 पे v की वैल्यू और e की वैल्यू क्या होगी, दोनों सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर r बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में r कम हो रहा है। ठीक है, तो जब आप बढ़ा रहे हो, जब r को बढ़ा रहे हो, ठीक है, मतलब r 2 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, अगर r 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/4। तो अगर पोटेंशियल 2 गुना कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल तो कम होगा ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, है ना, क्योंकि वो दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए दोनों ही कम हो, लेकिन कौन ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो अगर R2 है तो आप देखिए, ये है पोटेंशियल, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका पोटेंशियल। दे देखिए, ये पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, कौन ज़्यादा कम हो गया, तो आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया, और यहाँ पर 2 टाइम्स ही कम हुआ, ठीक है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा जल्दी गिर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा जल्दी गिर गई, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि E falls off more than V, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स ऑफ मोर देन पोटेंशियल, ठीक है, जब आपका डिस्टेंस बढ़ रहा था, ठीक है, जब आपका डिस्टेंस बढ़ रहा था, ठीक। दूसरा, अगर यही डिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है, अब मैं R कम कर दे रहा हूँ, मान लो ये 1/2 हो गया, ठीक है। अब आपने अपना R क्या रख लिया, 1/2 रख लिया, कम रखा, तब आपका पोटेंशियल क्या होगा, तब आपका पोटेंशियल कम नहीं होगा, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होगा, आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। कितने टाइम्स बढ़ेगा, तो 1/1/2 कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कितने टाइम्स बढ़ेगा, इसका स्क्वायर टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब 4 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है और ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये चीज़ क्या हमको ग्राफ में दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिखेगी, देखिए, ठीक है। इस पॉइंट पे इसी को स्ट्रेट ले जाइए इस पॉइंट पे, तो देखिए पोटेंशियल सिर्फ 2 टाइम्स ही बढ़ा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे 4 गुना बढ़ गया, ठीक है, रिवर्स हो गया। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, यहाँ आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंक्रीजेस मोर देन पोटेंशियल, यहाँ आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस मोर देन पोटेंशियल, ठीक है। तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ड्रॉप होता है, और जब डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंक्रीज करता है कंपेयर टू पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल को देखें, पोटेंशियल का ग्राफ देखें, तो पोटेंशियल के लिए आप लिख के रखिए कि अगर R की वैल्यू इन्फानाइट होती जाती है पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्लोज टू 0 होने लगती है, ठीक है। और R की वैल्यू जब 0 होने लगती है तो पोटेंशियल की वैल्यू इन्फानाइट होने लगती है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ आप V और R का बना के देखिए ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे R की वैल्यू आप 0 कर रहे थे, ठीक है, R की वैल्यू जब 0 थी तो V की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, आप R को कम करते जा रहे हो तो V की वैल्यू क्या होते जा रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। R की वैल्यू कम करते गए, कम करते करते कहाँ तक आ गए, 0। तो जो ग्राफ है उसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिट तक जा रही है, ठीक है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। और अगर आप R को इन्फिनिट करते हो, ठीक है, अगर R को आप इन्फिनिट करते हो, दूर लेते जाते हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होते जाएगी, ठीक है, फिर नियर टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है, कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कि पोटेंशियल के गिरने में क्या डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के गिरने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, को स्टडी करेंगे, है ना, और उसके रिजल्ट्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप एक बार वापस से देखिए, नहीं समझ में आता है तो कुछ क्वेरीज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।